मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। दोपहर 3 बजे की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव बनर्जी दरअसल लंबे समय से नाराज चल रहे थे। पार्टी विरोधी बयान भी उनकी तरफ से दिए जा रहे थे और ऐसे में उनका जाना तय माना जा रहा था। आज उन्होंने इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। राजीव बनर्जी ने अभी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है हालांकि, लेकिन उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। तो राजीव बनर्जी का जाना एक के बाद एक जो बड़े पद पर आसीन नेता हैं टीएमसी के, वो जिस तरह से ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, अभी बीजेपी से निपटने से भी बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए पार्टी के अंदर जो टकराव आ रहा है, जिस तरह से पार्टी के नेता छिटक रहे हैं और वो भी प्रभावशाली नेता, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस्तीफा देने के बाद कैबिनेट से राजीव बनर्जी ने क्या कहा, सबसे पहले ये सुनिए। অত্যন্ত আহত করেছে, আমি নিজে অত্যন্ত বেদনাগ্রস্ত হয়েছি। হয়তো আজকে এই সিদ্ধান্তটা আমি নিতাম না, কিন্তু আমি বিগত এক মাস এত মানসিকভাবে আমি দ্বন্দ্বে ছিলাম, এত মানসিকভাবে আমি আঘাত পেয়েছি। আমি কোথাও ব্যক্তিগত আক্রমণ কাউকে করিনি এবং আজকেও বলে যাচ্ছি, যতদিন বেঁচে থাকবো কারণ কোনো ব্যক্তিগত কুৎসা, ব্যক্তিগত আক্রমণ আমি করব না। যারা যেটা করছেন তারা যদি তাদের বিবেক থেকে ভালো মনে করেন তারা নিশ্চিতভাবে করতে পারেন। আমি আমার কাজটুকু করে যাব, কিন্তু এই আঘাত। और इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गई हैं चित्रा त्रिपाठी। चित्रा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पहुंचना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम को लेकर भी तलवारें खींची हुई हैं, लेकिन इन सबसे पहले राजीव बनर्जी का जाना, किस वजह से नाराजगी थी, क्या उन्होंने इस्तीफे के बाद कहा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमसी को एक के बाद एक मीनाक्षी झटका लगता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। 15 से ज्यादा विधायक अगर टीएमसी का साथ छोड़कर चुनावों के ठीक पहले चले जाएं तो आप सोच सकते हैं कि इस पार्टी के लिए मुश्किल की कितनी बड़ी घड़ी ये आन पड़ी है। लेकिन राजीव बनर्जी के इस्तीफे की पीछे की 3 बड़ी वजह मानी जा रही है। पहला ये कि उनकी पार्टी में बात नहीं सुनी जा रही थी। दूसरा, ये अभिषेक बनर्जी की ज्यादा चलती है और इन लोगों के ये आरोप है कि दरअसल पार्टी में जो नेता मेहनत कर रहे हैं उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। और तीसरी बड़ी बात ये बताई जा रही है कि दरअसल कई ऐसी बैठकें हुई जिसमें उन्होंने अपनी कुछ बातें रखने की कोशिश की, लेकिन उसको जब तवज्जो नहीं दी गई तो उन्होंने मन बना लिया था। और पिछले कई टीएमसी की बैठकों से लगातार ये नदारद भी रहे थे, तभी माना जा रहा था कि राजीव बनर्जी बहुत जल्द टीएमसी छोड़ सकते हैं। हालांकि उनको मनाने की तमाम कोशिशें, कवायद भी बिल्कुल उसी तरह से की गई जैसा कि शुभेंदु अधिकारी के मामले में हम सब ने देखा था। अभिषेक बनर्जी खुद जो भतीजे हैं ममता बनर्जी के, वो उनको मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। तमाम दूसरे भी टीएमसी के नेता मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और उसके बाद ये बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल की राजनीति में, चूंकि कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, इनका अच्छा खासा प्रभाव भी बंगाल की राजनीति में माना जाता रहा है। तो ऐसे में राजीव बनर्जी का इस्तीफा दिया जाना यकीनन टीएमसी के लिए ये परीक्षा की बड़ी घड़ी है, वो भी तब जब 30 मई के पहले यहां पर विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और दूसरी तरफ 3 महीने से भी कम वक्त का समय रह गया है यहां के विधानसभा चुनाव में। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कल की तारीख को लेकर 23 जनवरी, आपको बता दें मीनाक्षी की पराक्रम दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती को मना रही है और इसके लिए तैयारियां यहां पर जोरों पर की जा रही हैं। चूंकि खुद पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं इस बड़े समारोह का हिस्सा बनने के लिए और ये सरकारी कार्यक्रम है भारत सरकार का, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर खासे उत्साहित हैं। और यहां पर अपने दर्शकों को यह भी हम बताते चले कि दिसंबर 1965 के बाद यह पहला मौका होगा जब 23 जनवरी के किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री दिल्ली से यहां पर नेताजी के किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। बीच में कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री यहां पर इस तरह के समारोह का हिस्सा नहीं बना था। इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री थे, हालांकि वो दिसंबर में आए थे, वो 23 जनवरी को नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने परिवार से आग्रह किया था कि मैं 1 महीने पहले आना चाहता हूं, चूंकि जनवरी में मेरा ताशकंद का कहीं और का उनका आगे का कार्यक्रम लगा हुआ था। लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और लेकिन इस दौरे को लेकर एक तरफ पराक्रम दिवस तो दूसरी तरफ देश के नायक दिवस के तौर पर टीएमसी भी कार्यक्रम को सुबह से ही मनाएगी। ममता बनर्जी की एक बड़ी रैली होने वाली है। नेताजी की प्रतिमा जो रेड रोड पर है वहां पर सबसे पहले वो माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर, उनकी विरासत को लेकर दरअसल टीएमसी आगे बढ़ना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी का उन पर हक नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति
महापुरुषों के नाम पर भी अलग अलग रूप में जिस तरह से सामने निकल कर आ रही हैं, ये भी अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। क्योंकि इसके पहले जब अमित शाह की बड़ी रैली हुई थी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई थी, तो हम सब ने देखा था कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में आपस में किस तरह से बयानबाजी का एक बहुत लंबा चौड़ा दौर चला। और वो जब से शुरू हुआ तब से लेकर आज बात का जिक्र आप कल के कार्यक्रम को लेकर कह रही थी, बंगाल में जो लड़ाई इस वक्त दिखाई दे रही है वो बंगाली अस्मिता वर्सेस जो बात बार बार ममता बनर्जी कर रही हैं बीजेपी के नेताओं के लिए कि उनको बाहरी कहा जा रहा है, ये लड़ाई अब कैसे जो बंगाल के बड़े प्रतीक हैं उनके इर्द गिर्द घूम रही है, इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, फिर चित्रा लौटेंगे आपके पास। चुनाव के मुहाने पर खड़े बंगाल को महापुरुषों की याद आ रही है। याद आ रहा है स्वामी विवेकानंद का धार्मिक पुनरुत्थान। आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ। याद आ रही है जंग आजादी के नायक खुदीराम बोस की शहादत। नमन हो रहा है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्यिक सांस्कृतिक योगदान को। विश्व भारती में जाकर वो महामानव को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी की कहानी भी शिद्दत से सुनाई दे रही है। जी हाँ, बंगाल की चुनावी खाड़ी में जैसे ही ज्वार भाटों ने जोर पकड़ा, महापुरुषों के नाम पर नैया किनारे लगाने की कोशिशें शुरू हो गई। कुछ तस्वीरें तो आपने अभी अभी देखी हैं, कुछ नए अध्याय और खुल रहे हैं। अगला और सबसे ताजा अध्याय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना बना लेने का है। बीजेपी और टीएमसी के बीच कल एक नई होड़ आप देखेंगे। कल नेताजी का 125वां जन्मदिन है और कोलकाता में एक से बढ़कर एक आयोजन है। कल प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में होंगे। नेताजी से जुड़े कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। कल ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर होंगी। नेताजी के नाम पर अलग किस्म का सियासी प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार नेताजी के जन्मदिन यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है, तो ममता सरकार ने इस दिन को देशनायक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। एक पूरी सीरीज होने जा रही है नेताजी को अपना साबित करने की सियासत की। तो सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों की डिटेल बता देते हैं। शाम 3:30 बजे नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी पर इंटरनेशनल सेमिनार में संबोधन। शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक विक्टोरिया मेमोरियल में लंबा कार्यक्रम होगा। नेताजी की जयंती पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नेताजी के पत्रों पर आधारित किताब का लोकार्पण भी करेंगे। आईएनए के सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होगा। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कोलकाता शहर पहुंचेंगे और वो यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल में आकर यहाँ पर जो म्यूजियम बनाया गया है सुभाष चंद्र बोस की मेमोरी में, उस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर जो आए होंगे, जो दिग्गज आए होंगे उस ओकेजन पर, उनको भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का न्योता तो ममता दीदी को भी भेजा गया है, लेकिन वो आएंगी इस पर सवाल है, क्योंकि ममता सरकार ने नेताजी की जयंती को शानदार बनाने की अपनी तैयारी कर रखी है। कल कोलकाता की सड़कों पर ममता सरकार जुलूस निकालेंगी। श्याम बाजार, भूपेंद्र बोस एवेन्यू, जितेंद्र मोहन एवेन्यू, चितरंजन एवेन्यू, एस्प्लेनेड, रानी राममणि एवेन्यू से रेड फोर्ट तक 9 किलोमीटर लंबे जुलूस का नेतृत्व खुद ममता बनर्जी करेंगी। उत्तरी कोलकाता के श्याम बाजार में स्थित नेताजी का ये विशाल स्टैचू कोलकाता का एक लैंडमार्क माना जाता है और यही जगह से कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी की 125वां जन्म जयंती का अनुष्ठान का सूचना करेंगी और यहां से एक पदयात्रा निकाली जाएगी जो दक्षिण कोलकाता में रेड रोड में नेताजी का और एक स्टैचू है, वहां तक ये पदयात्रा निकाला जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता का माहौल कल कैसा रहने वाला है। दोनों तरफ से तैयारियां भरपूर है। हालांकि नेताजी का परिवार इन आयोजनों से नाखुश है। will not find, you see, with due respects to all national icons, to all freedom fighters, you will not find another leader matching the charisma and, towering personality that Subhash Chandra Bose had. So today's political parties, with due respects to all of them,
they are not in a position, they don't really have the stature to appropriate the legacy of Subhash Bose. इतिहास का सियासी इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन बंगाल में ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही तल्ख है, क्योंकि बंगाल के पास ऐसी विरासत है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। बंगाल में मुसलमान वोट पर भी घमासान 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। फुरफुरा के पीरजादा के चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान से सारे समीकरण गडमड होते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, तो बीजेपी के लिए यह खबर अच्छी हो सकती है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा यानी ममता बनर्जी के लिए बड़ा खतरा। हमारा जो एजेंडा है, संविधान की गणतंत्र जो अधिकार है, वो अधिकार पिछड़ा हुआ आदमी के पास पहुंच देना, उसका जो अधिकार उसको मिला देना। देखिए, जो हमारा विरोध में आएंगे उसी के साथ हमारे गणतंत्र का चुनाव लड़ेगा। बस, शुक्रिया। यह बात सिद्दीकी है। बंगाल में मुसलमान वोटरों के नए दावेदार। देश की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सिद्दीकी की महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है। ऐसा क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा इनका ये ऐलान सुन लीजिए। जब आदमी का काम कोई पार्टी करे तो आदमी उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा ना। तो काम जब सपोर्ट करेगा, इसमें हमारे डर क्या है, वो आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इससे डर काय को लग रहा है। इससे सही से काम नहीं किया है। क्या लगता है ममता बनर्जी सही से काम नहीं की है? अगर करते तो इसी हालत ऐसा होता। एक मजहबी जमात को अचानक चुनावी मैदान में उतरने का ख्याल यूं ही नहीं आया। राजनीति में हाथ आजमाने की इस हसरत के पीछे वजह पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। सेंट्रल बंगाल की बात करें तो करीब 56.6%, नॉर्थ बंगाल में 45.7%, दक्षिण बंगाल में 24.1%, पहाड़ी क्षेत्रों में 14.9%, जंगल महल जोन में 9.1%। इन आंकड़ों से बंगाल में मुस्लिम आबादी के दबदबे का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। मुसलमानों के आसरे ही टीएमसी का जनाधार रहा है, जबकि सिद्दीकी इसमें सेंध लगाने उतरे हैं। टीएमसी के लिए खतरे का सबब हो सकता है। सांप्रदायिकता में नहीं होता, बीजेपी का सांप्रदायिकता में भी नहीं होगा, दूसरा और किसी का सांप्रदायिक पार्टी यहाँ पर वोट नहीं भाग कर सकता है। बीजेपी को सुविधा करने के लिए बहुत सारे एजेंट आ रहे हैं, ये सब इसमें उसका कुछ अपना डाल नहीं करेगा। उसको भी दे, ये सब बीजेपी का वोट कटुआ है, बीजेपी का वोट कटुआ, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हम बंगाल के जनता जो है इतने बुद्धू तो नहीं है। लाभ क्षति আমরা হিসাব করি না, আমরা আমাদের পরিশ্রম করে জিততে চাই। বিজেপি পুরো কনফিডেন্স 200 আসন নিয়ে এখানে ক্ষমতায় আসবে। बंगाल की राजनीति का सीधा सूत्र है, अगर मुस्लिम वोट बटे तो ममता बनर्जी मुश्किल में पड़ जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? लेफ्ट कांग्रेस को नजरअंदाज भी कर दे तो ममता, ओवैसी और अब फुरफुरा के पीरजादा, क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा? कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ में हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। खबर है कि जेपी नड्डा मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन करेंगे और यूपी चुनाव की रणनीति पर भी बात करेंगे। नड्डा ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। लेह लद्दाख से जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे केरला तक और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक आप नजर दौड़ा के देखिए। हर जगह आप देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी हैं, सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई हैं। कोई पार्टी नहीं बची है। पिता अपना बैटन बेटे को ही दे के जाएगा, बाकी जितने हैं झंडा लेके दौड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बनता है। ये सच्चाई नहीं है कि जब हमारे मजदूर भाई चले तो उत्तर प्रदेश से सिर्फ उत्तर प्रदेश के मजदूरों की चिंता नहीं की, बल्कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले हर मजदूर की चिंता की और इसको देश में सुधारा। ये
लाखों तो आए जिनको हम लोगों ने घर तक पहुंचाया, योगी जी ने पहुंचाया, लेकिन लाखों ऐसे थे जिनको यहाँ से भेजने का भी उनके प्रदेशों में इंतजाम किया गया। ये हमको ध्यान देना चाहिए और सारे देश में सराहा है। मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ। कल के सर्वे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जितने आगे उनको दिखाया गया है, तो हमारे योगी जी को भी नंबर 25 में दिखाया गया। आप सब बधाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।